तो पहले एपिसोड की शुरुआत में हम सीजन 1 की कहानी की झलक देखते हैं, जहां अंत में सीबीआई ऑफिसर रसूल शुभ से मिला हुआ पाया गया था, जिसके बाद उसने ऑफिसर लोलार्क को मार डाला। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सीजन 1 के अंत में निखिल के फैसले के कारण उसकी बेटी रिया की जान भी चली गई थी। यहाँ से कहानी 16 साल पीछे जाती है और हम छोटे शुभ को देखते हैं, जो गंगा किनारे अपने 3 साथियों को महाभारत के बाद की एक घटना सुनाता है। इसमें द्वारका नगरी के कई लोगों को लूट लिया गया था और हैरानी की बात यह थी कि इस वक्त अर्जुन इन लोगों के साथ था और लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपने दिव्यास्त्र को इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन अर्जुन की स्मरण शक्ति समाप्त हो गई थी और वो कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसे में ऋषि वेद व्यास ने उन्हें समझाया कि अर्जुन को दिव्यास्त्र महाभारत के युद्ध के लिए मिले थे और उस उद्देश्य के समाप्त होने के बाद उनका धरती पर कोई काम नहीं है। शुभ आगे बताता है कि वेद व्यास यहीं से अर्जुन को परलोक जाने को कहते हैं। अब शुभ के साथियों को यह कहानी बहुत अजीब लगती है, लेकिन शुभ उन्हें समझाता है कि हर एक इंसान उतने ही दिन तक जीवित रह सकता है जब तक उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। ऐसा कहकर वो अपने एक साथी को बेरहमी से मार गिराता है। ये देख बाकी दोनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन शुभ उनसे कहता है कि उन दोनों का मकसद अभी आगे भी है, अतः वो इस वक्त उन्हें नहीं मारेगा। तो आगे हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ देश भर में हजारों लोग सीबीआई और कोर्ट के खिलाफ दंगा फसाद कर रहे हैं। उनका मानना है कि केसर भारद्वाज बेकसूर है और पुलिस को उसे रिहा कर देना चाहिए। कोर्ट के अंदर भी मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जहां जज सीबीआई लीड ऑफिसर शशांक से धनंजय राजपूत को कोर्ट में हाजिर करने कहते हैं, जिसने कई सारे कानून वगैरह तोड़ के रखा था। ऑफिसर बताता है कि डीजे की तबीयत ठीक नहीं है, अतः वो अभी यहाँ नहीं आ सकता। वो जज से दरख्वास्त करते हैं कि केसर को बेल ना दिया जाए, क्योंकि वो एक बहुत ही शातिर मुजरिम है। ऐसे में अगर वो बाहर आ गया तो वो मासूम लोगों को मैनिपुलेट करेगा और जनता और भड़क जाएगी। जुडिशियरी से सीबीआई को 7 दिन की मोहलत मिलती है, जिसके बाद केसर को बेल मिल जाएगी। जाते हुए केसर ऑफिसर को कुछ अजीब बात कहता है कि वो इस वक्त वहीं है जहां उसे होना चाहिए और ऑफिसर को आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए जब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऑब्वियसली ये बात सीबीआई को परेशान कर देती है। अब इसके अलावा देश भर में एक और खबर हवा ले रही है, जहां निखिल ने 3 लोगों को बचाने के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी थी। आगे हम डीजे को देखते हैं, जो सब कुछ छोड़कर धर्मशाला में आकर रहने लगा है। यहाँ डीजे से बात करने एक बच्चा आता है, जो उससे कहता है कि डीजे को अपने बीते हुए कल को माफ करना होगा, वरना वो जिस भी शांति की तलाश में यहाँ तक आया है वो उसे नहीं मिल सकेगा। डीजे कहता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ उसकी वजह से ही खराब हुआ है और वो अपने आप को कभी माफ नहीं करेगा। इधर सीबीआई दफ्तर में नुसरत को नैना का फोन आता है, जो उससे निखिल का पता पूछती है। नुसरत बताती है कि निखिल 2 दिन से ऑफिस नहीं आया है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। नैना नुसरत को निखिल से बात करने कहती है ताकि वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दे। यहाँ हमें यह भी मालूम होता है कि रिया की मौत के बाद से ही स्वाति का कोई अता पता नहीं है, जिसने रिया को जहर देकर मारा था। हम निखिल को देखते हैं, जो अपनी बेटी की मौत के बाद काफी डिप्रेस्ड है। वो एंटी डिप्रेसेंट वगैरह के सहारे जी रहा है और आज भी खुद को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन एन मौके पर यहाँ नुसरत आ जाती है, जो उसे बचा लेती है। इधर सीबीआई टीम में ईशानी नाम की नई ऑफिसर ज्वाइन करती है, जिसने ऑफिसर लोलार्क के अंडर ट्रेनिंग ली थी। ईशानी टीम लीड को बताती है कि उसे रसूल पे शक है, क्योंकि लास्ट टाइम तक वही ऑफिसर लोलार्क के साथ था। ये बात ऑफिसर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो दावा करते हैं कि रसूल ने अपने बयान में जो भी बातें कही हैं सब सच है। लेकिन ईशानी पॉइंट आउट करती है कि रसूल का पॉलीग्राफी टेस्ट और बयान कुछ ज्यादा ही क्लियर आया था, व्हिच मींस कि वो सब कुछ प्लान करके ही बयान दे रहा था। लेकिन ऑफिसर ईशानी को शुभ को ढूंढने पर ध्यान देने कहते हैं, बिकॉज एज वी नो इस वक्त पूरी देश की सिक्योरिटी खतरे में है और शुभ कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। दूसरी तरफ हम नैना को देखते हैं, जिससे स्वाति की लोकेशन का पता चल जाता है। वो इमीडिएटली डीजे से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाती। ईशानी नैना से स्वाति के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन नैना उसे कुछ नहीं बताती। इधर डीजे को वापस से वही बच्चा मिलता है, जो उससे कहता है कि डीजे अपना कल छोड़ के नहीं बल्कि उसे टाल कर आया है। अगर वो सचमुच शांति चाहता है तो उसे अपना पास्ट सॉल्व करना होगा। ये सुन डीजे अपना फोन ऑन करता है और नैना उसकी लोकेशन ढूंढकर उससे मिलने आती है। नैना डीजे को बताती है कि उसे स्वाति का पता चल गया है, जिस पर डीजे उसे ये इन्फॉर्मेशन सीबीआई को देने कहता है, क्योंकि वो अब इस सब में पढ़ना नहीं चाहता था। बट एट दिस पॉइंट नैना को सीबीआई पर भरोसा नहीं है और वो चाहती है कि वो और डीजे खुद अब इस केस को सॉल्व करे। लेकिन जब डीजे नहीं मानता तो नैना उसे भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि निखिल को किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है, जिसमें किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे।
यहाँ से एज व्यूअर्स हम समझ सकते हैं कि शुभ यानी असुर का खेल फिर से एक बार शुरू हो चुका है। सीबीआई की टीम को लोकेशन पर एक डेड बॉडी मिलती है जो आइस में फ्रीज की गई थी और उसके चेहरे पर असुर का मास्क लगाया हुआ था, मीनिंग ये काम शुभ का ही है। निखिल को बॉडी के अंदर एक घड़ी मिलती है जिसमें आज की तारीख और रात 9:05 का समय दिया हुआ था। इससे सीबीआई समझ जाती है कि आज रात 9 बजे कुछ होने वाला है, लेकिन आखिर होगा क्या, ये पता लगाने के लिए ये लोग जेल में केसर से मिलने जाते हैं। अब तक धमाके का बुलावा डीजे को भी आ चुका था, जहां कोई उसे उसकी बीवी की तस्वीर भिजवाता है जिस पर लिखा था कि आज उसकी शादी की सालगिरह है और रात को उसे एक तोहफा मिलने वाला है। अब हमेशा की तरह केसर को सब कुछ मालूम था और वो निखिल से पूछता है कि उससे घड़ी मिली या नहीं। निखिल और नुसरत केसर से शुभ के प्लान के बारे में पूछते हैं और जवाब में केसर इस घड़ी को तोड़ देता है जिसके अंदर हम एक रुद्राक्ष का छोटा टुकड़ा देखते हैं। केसर निखिल से कहता है कि सब कुछ जानकर भी वो लोग शुभ को नहीं रोक पाएंगे क्योंकि उसने ऑलरेडी भविष्य तय कर दिया है। रुद्राक्ष को देख निखिल को शुभ की एक और कहानी याद आ जाती है जिसमें उसने बताया था कि एक बार भगवान शिव ने अपने एक ही तीर से असुरों के बनाए 3 नगरों को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें भी असुरों की पीड़ा महसूस हुई, अतः उनके आंख से एक आंसू रुद्राक्ष बनकर बह गया। ये जानकर निखिल टीम से शेयर करता है कि आज रात 9 बजे शुभ 3 जगहों पर एक बार में ही हमला करेगा। दूसरी तरफ हम रसूल को देखते हैं जो एक गुप्त टीम से सीक्रेटली कांटेक्ट करता है और उन्हें रात 9 बजे के प्लान को एग्जीक्यूट करने कहता है। आगे टीम को डेड बॉडी से 3 और क्लूज मिलते हैं जहां इस बॉडी के डेंटल इम्प्लांट्स में 3 जगह के कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे। ये कोऑर्डिनेट्स दिल्ली के एक अस्पताल, मुंबई के एक मॉल और बैंगलोर के एक घर के अंदर के थे। सीबीआई समझ जाती है कि शुभ इन्हीं 3 जगहों पे हमला करने वाला है। सीबीआई टीम्स इन प्लेसेस पर निकल जाती हैं, लेकिन अब भी उनके लिए एग्जैक्ट टारगेट को खोज पाना बहुत मुश्किल था। निखिल रियलाइज करता है कि शुभ हमेशा की तरह अच्छे लोगों को मारने की कोशिश करेगा जो सीजन 1 के अनुसार धनिष्ठ नक्षत्र में पैदा हुए थे। वो रसूल को जल्द से जल्द उन लोगों की लिस्ट बनाने का काम देता है जो इस वक्त इन लोकेशंस पे है और धनिष्ठ नक्षत्र में पैदा हुए हैं। रसूल कहता है कि ऐसे करीब 3000 लोग हैं और इतनी जल्दी सबको ट्रैक करना मुश्किल होगा। इसी दौरान रात के 9:05 हो जाते हैं और अब पूरे देश भर के टीवी न्यूज आदि पर हम असुर के मास्क में एक आदमी को देखते हैं जो हम अनुमान लगाते हैं कि असली शुभ होगा। शुभ देश के लोगों से डायरेक्टली बात करता है और उनसे कहता है कि वो उन सब की नैतिकता और अच्छाई का जो भ्रम है उससे उन्हें आजाद करने आया है। वो कहता है कि अब से 3 मिनट बाद वो 3 लोगों को मारेगा जो सभी अच्छे लोग हैं। वो भगवान को ओपनली चैलेंज करता है सेइंग कि आज सभी को समझ आ जाएगा कि भगवान किसी को बचा नहीं सकता एंड लॉ और ऑर्डर वो भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यही नहीं, शुभ स्क्रीन पे इन 3 लोगों की तस्वीर भी सामने लाता है सेइंग कि अगले 3 मिनट में इनकी जान चली जाएगी। इधर निखिल रसूल से लगातार उन लोगों की लिस्ट निकालने कहता है, लेकिन रसूल बताता है कि उसे अभी और टाइम लगेगा। देखते ही देखते 3 मिनट बीत जाते हैं जिसके अंत में इन 3 लोगों की जान हार्ट अटैक से चली जाती है। सीबीआई पुलिस कोई कुछ नहीं कर पाता। शुभ एक बार फिर से देश की सुरक्षा का दावा करने वाले लोगों का मजाक बनाता है और कहता है कि कलयुग में हर इंसान की जिंदगी कली के हाथ में है और ये तीनों मौतें उसकी शक्ति का प्रदर्शन है। एपिसोड के अंत में हम डीजे को देखते हैं जो ये पूरा किस्सा लाइव टीवी पे देखता है और अंत में नैना के साथ वापस जाने का फैसला लेता है। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरे देश में शुभ के मल्टीपल किलिंग्स के बाद हंगामा हो गया है। मीडिया लोग सीबीआई और सरकार पे कई सवाल दाग रही है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब शुभ जेल से भागने के बाद प्रयागराज आया था। यहाँ वो एक धर्मशाला के जाने माने गुरु से मिलता है। गुरु अपने लोगों को त्याग और पुण्य का ज्ञान देते हैं, जिस पर शुभ कहता है कि इंसान का कर्म असल में एक तरह का भ्रम है और इंस्टेड हमें खुलकर जीवन जीना चाहिए, तभी संस्कारिक बंधन को तोड़ा जा सकता है। बेसिकली शुभ देवता और मोक्ष को नहीं मानता था। आश्रम के लोगों को शुभ के विचार प्रभावित करते हैं और शुभ उसी आश्रम में सर्वानंद बनकर रहने लगता है। जाने से पहले वो अपने साथियों को समझाता है कि वो दुनिया में बराबरी लाना चाहता है और उसे कुछ दिन के लिए अज्ञातवास में यानी कोई और रूप लेकर रहना होगा, लेकिन इवेंचुअली वो सभी मिलेंगे और अपना मकसद पूरा करेंगे। यहाँ से हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ हम सीबीआई ऑफिस का सीन देखते हैं। पोस्टमार्टम के दौरान निखिल को 3 बॉडीज के अंदर एक पेस मेकर मिलता है, यानी इन लोगों को पेस मेकर के होते हुए हार्ट अटैक आया था, वो भी एक टाइम पर। टीम अपने आदमियों को जांच में लगाती है और इन पेस मेकर्स के अंदर डिफिब्रिलेटर मिलता है जिसे बेसिकली एक ही वक्त पर हाईजैक किया गया था ताकि पेस मेकर खराब हो जाए और इन लोगों पर हमला हो सके। हैकर बताता है कि किसी ने विक्टिम से करीब 20 फीट की दूरी पर रहकर इन्हें हैक किया है। तो ऐसे में सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है और निखिल हॉस्पिटल वाले फुटेज में एक आदमी को पिन पॉइंट करता है जो सस्पिशियसली घटना के ठीक पहले वहां मौजूद था। इस आदमी का नाम पुष्कर था जो कुछ ही समय पहले सेक्सुअल हरासमेंट के केस में जॉब से हाथ धो बैठा था। ये लोग पुष्कर को ट्रैक करते हुए इसके घर पहुंचते हैं जहां इन्हें हैकिंग डिवाइस भी मिल जाता है। हालांकि पुष्कर यहां से भाग चुका था। अब एक अजीब बात यह थी कि यहाँ निखिल को एक व्हाइट शीट बोर्ड मिलता है जहां पर जानबूझकर उसकी बेटी रिया के ड्राइंग्स लगाए हुए थे जो कि इस तरफ इशारा
कर रहे थे कि शुभ फिर से उनके साथ कोई खेल खेल रहा है। वहीं रसूल इस आदमी का लैपटॉप क्रैक नहीं कर पाता, जहां एक बार फिर ईशानी को उस पर शक होता है। वो किसी से कहकर रसूल पे नजर रखवाती है। दूसरी तरफ हम डीजे और नैना को अपना एक अलग ही फ्रंट बनाते देखते हैं। ये लोग स्वाति के घर पहुंच जाते हैं और स्वाति शुभ से कांटेक्ट में थी, जो उसे सही वक्त का इंतजार करने कहता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ डीजे और नैना पहुंच जाते हैं। ये लोग स्वाति को बांध देते हैं और उससे जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्वाति उल्टा नैना का मजाक बनाने लगती है, सेइंग कि उसकी बेटी रिया ने तड़प तड़प कर जान दी थी और उसने सिर्फ उसे मुक्ति दिलाई है। इसी बीच यहाँ शुभ का भी फोन आता है, जो डीजे से कहता है कि जब तक वो नैतिकता और धर्म का मार्ग चुनेगा, उसे हार के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। वो कहता है कि डीजे की वजह से ही उसकी बीवी की जान गई थी और फिर रिया की भी। शुभ डीजे को भड़काने में सफल हो जाता है और डीजे गुस्से में स्वाति का गला काट कर उसे मार डालता है। इसके बाद वो स्वाति को असुर का मास्क पहना देता है ताकि सभी को लगे इसमें शुभ का हाथ है। अब डीजे और नैना शुभ के बारे में और पता लगाने की कोशिश करते हैं, जहां डीजे उस जेल के पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाता है जहां से 16 साल पहले शुभ अपने 4 साथियों के साथ भागा था। ये लोग थे जगदीश, ओम और सुबेर। उस समय के न्यूज आर्टिकल्स खंगालने भर से नैना की टीम को उस मर्डर के बारे में पता चल जाता है जो शुभ ने गंगा घाट पर अर्जुन वाली कहानी के बाद किया था। यह आदमी जगदीश था, जिसकी मौत के बाद शुभ ने ओम और सुबेर को अपना साथी बना लिया। ओम भी वही किडनैपर निकलता है जिसे डीजे ने सीजन 1 में जेल के अंदर मारा था। इन सब के परे हम एक बार फिर से उस धर्मशाला का नजारा देखते हैं जहां डीजे रहने गया था। हम उसी बच्चे से मिलते हैं जो चमत्कारी तरीके से एक मरते हुए बच्ची के जान बचा लेता है। आश्रम के सभी लोग उससे काफी प्रभावित होते हैं और हमें मालूम होता है कि इस बच्चे का नाम अनंत है। दूसरी तरफ हम नैना की टीम से मिलते हैं जो लगातार शुभ के बारे में और पता लगाने की कोशिश में है। उन्हें स्वाति के फोन से एक डार्क वेब लिंक मिलता है जिसे वो लोग खोलने की कोशिश करते हैं। इधर व्हाइट स्क्रीन को चेक करने पर निखिल और टीम को यहाँ भी एक जगह के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं जो यूवी लाइट से ही देखे जा सकते थे। इनके ऊपर लिखा था कर्म इज ग्रेटर देन नियति विच इज ग्रेटर देन परिणाम। वी ऑल नो कि इसका मतलब है कि शुभ ने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया है। लेकिन एपिसोड के अंत में हम एक खास क्लू पर पहुंचते हैं जब डीजे रियलाइज करता है कि शुभ के सारे साथी मारे जा चुके हैं एक्सेप्ट बलबीर सुबेर। इस नाम के साथ हम रसूल को आगे आते देखते हैं, जिसका मतलब यह है कि शुभ का आखिरी साथी वही है और उसका असली नाम बलवीर है। यहीं पे दूसरा एपिसोड खत्म। अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम एक बार फिर शुभ का पास देखते हैं। 12 साल पहले शुभ हरिद्वार के उस आश्रम में मौजूद सभी लोगों को जहरीला पानी पिलाकर मार डालता है और खुद वहां से निकल जाता है। वो तो अपने गुरु को भी नहीं बख्शता। प्रेजेंट में निखिल की टीम को शुभ के दिए कोऑर्डिनेट्स पे एक लड़की की मृत शरीर मिलती है जिससे वो लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। यहाँ ईशानी रसूल के बारे में अपना शक निखिल के साथ शेयर करती है, सेइंग कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसका मन कहता है कि लोलाक की मौत में रसूल का हाथ था। इस पे निखिल यकीन तो नहीं करता, लेकिन उसे अपने इंस्टिंक्ट पर यकीन करने को कहता है बिकॉज उसने डीजे के केस में ऐसा ही किया था। सीबीआई जांच में स्वाति के बॉडी पर क्लीन वुंड्स और इंसुलिन टॉर्चर के मार्क्स देखकर निखिल समझ जाता है कि इसमें डीजे का हाथ है। वो डीजे को कन्फ्रंट करता है, सेइंग कि शुभ यही चाहता है कि डीजे उसी की तरह एक असुर बन जाए, लेकिन डीजे को खुद को रोकना होगा। लेकिन डीजे निखिल की बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि वो हर हाल में असुर को रोकना चाहता था और इसके लिए वो कोई भी कानून तोड़ने को तैयार है। वहीं शुभ के कत्लों के बाद केसर को भी कानूनी तौर पर रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। इससे क्राइम ब्रांच की काफी बदनामी होती है और होम मिनिस्टर के द्वारा एटीएफ की टीम को सीबीआई के पास भेजा जाता है जो अब से इस केस को लीड करेगी। टीम लीडर था पॉल, जो डायरेक्टली मैटर को अपने हाथ में ले लेता है। यह डेवलपमेंट निखिल, ईशानी और बाकियों को सही नहीं लगता, लेकिन पॉल साफ साफ कह देता है कि निखिल की टीम अब तक शुभ के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाई है और अब उन्हें कुछ रैडिकल मेजर्स लेने होंगे। इस सिलसिले में पॉल केसर के अगेंस्ट नकली सबूत प्लान करने का फैसला करता है ताकि उसे वापस जेल में डाला जा सके। वो इस काम के लिए नुसरत को चुनता है जो पहले तो इलीगल काम करने के लिए राजी नहीं होती, लेकिन पॉल उसे समझाता है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है। तो अगले दिन केसर को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन पॉल और उसकी टीम नकली प्रूफ प्लांट करके उसके लिए वापस से अरेस्ट वारंट निकलवाती है। इधर नैना और डीजे डार्क वेब का वो वेबसाइट खोलते हैं जो उन्हें स्वाति के फोन से मिला था। नैना बताती है कि यह वेबसाइट शुभ का ही है जहां वो अपने लोगों के साथ स्पिरिचुअल पॉडकास्ट वगैरह शेयर करता है। लेकिन डीजे यहाँ कमेंट्स में एक अजीब पैटर्न नोटिस करता है जहां कोई ब्रेल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहा था। नैना एनालाइज करती है कि ये कोई सीक्रेट कोड है जिसके थ्रू शुभ अपने फॉलोअर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। आगे हम डीजे को देखते हैं जो शुभ के बारे में पता लगाते हुए हरिद्वार के उसी आश्रम में पहुंच जाता है। आश्रम का एक आदमी उसे बताता है कि शुभ 12 साल पहले अचानक गायब हो गया था जब उसके अलावा सभी लोग मारे गए थे। ये वही दुर्घटना है जहां शुभ ने सभी संतों को मार डाला था।
डीजे को पता चलता है कि इस घटना के बाद बस एक लड़की थी जो शुभ के अलावा बच गई थी। इस लड़की का नाम वृंदा था और वो इस वक्त दिल्ली के नवकर कला केंद्र में काम करती है। डीजे तुरंत वृंदा के कला केंद्र में पहुंचता है, जहां उसे मालूम होता है कि वृंदा एक कलाकार होने के साथ साथ आंखों से अंधी थी। शुभ के बारे में पूछने पर वो डीजे को बताती है कि शुभ उसके लिए किसी फरिश्ते जैसा था जिसने आंखों की रोशनी जाने के बावजूद वृंदा को जीना सिखाया। वृंदा ने शुभ के साथ काफी वक्त बिताया था, जिस कारण से वो उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी। यहाँ डीजे उसे शुभ के करतूतों के बारे में बताता है, सेइंग कि वो एक किलर है और पुलिस को उसकी तलाश है। ये बात वृंदा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो डीजे को वहां से चले जाने को कहती है। जाने से पहले डीजे को वृंदा के पास शुभ की एक किताब मिलती है जो वो अपने साथ ले आता है। ये किताब ब्रेल लिपि में लिखी गई थी, जिसके पैटर्न शुभ के वेबसाइट पे लिखे उन्हीं अजीब कमेंट से मैच कर रहे थे। नैना इस कोड को क्रैक कर लेती है जिसमें लिखा था कि अश्विनी नक्षत्र के टाइम पर अटैक होने वाला है। अश्विनी नक्षत्र आज से सिर्फ 2 दिन बाद था जब असुर फिर से वॉर करने की तैयारी कर रहा था। नैना ये बात तुरंत सीबीआई को बताना चाहती थी, लेकिन डीजे उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसे शक था कि सीबीआई के अंदर से कोई शुभ की मदद कर रहा है। हालांकि नैना जानती थी कि डीजे शुभ को पकड़ना चाहता है और इसके लिए वो किसी की भी जान दांव पे लगाने में नहीं कतरेगा। जबकि देखा जाए तो इस अटैक से कई लोगों की जान जा सकती थी। वो सीबीआई और एटीएफ को एनोनिमसली ये बात बता देती है। निखिल और सैम की टीम इस बारे में पता लगाने में लग जाते हैं, जबकि रसूल समझ जाता है कि नैना किसी तरह उनके सीक्रेट वेबसाइट को एक्सेस कर ली है। वो वेबसाइट को बंद करवा देता है जिससे नैना आगे इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाती। अब ये सबसे डीजे समझ जाता है कि ये नैना की वजह से ही हुआ है, बिकॉज अब शुभ को उनके लीड का पता चल गया है। ऐसे में वो लोग एक्सेस पाने के लिए केसर को वहां लाने का फैसला करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डार्क वेबसाइट एक ओरिजिनल मेंबर का फेशियल स्कैन से ही खुल सकता था। वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग केसर का चेहरा इस्तेमाल करेंगे और आने वाले अटैक के बारे में और जानकारी निकालेंगे। इधर धर्मशाला के सभी संत बस से कहीं जा रहे थे जब अनंत बीच रास्ते में बस रुकवा देता है। वो ड्राइवर से कहता है कि आगे का रास्ता खतरनाक है। पहले तो कोई भी उसकी बात नहीं मानता, लेकिन कुछ ही पल में वहां एक भूचाल आ जाता है जिससे सभी समझ जाते हैं कि अनंत का अनुमान बिल्कुल वाजिब था। इस घटना के बाद अनंत को काफी प्रसिद्धि मिलती है और कई लोग उसे भगवान मानने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशानी रसूल का पीछा करती है और उसे उसके घर पर एक पेन ड्राइव मिलता है। इस दौरान रसूल भी यहाँ आ जाता है और उसे ईशानी पे शक हो जाता है। ईशानी को रसूल का स्केचबुक भी मिल जाता है जिसमें उसने असुरों की तस्वीर बनाई थी। रसूल इस पॉइंट पे समझ गया था कि ईशानी को भी लोलाक की तरह उस पर शक हो गया है। वो बात बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ईशानी बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। अब इस पेन ड्राइव में ईशानी को अपनी कई तस्वीरें मिलती हैं जो इस बात को साबित कर रही थी कि रसूल ईशानी पे नजर रख रहा था। ईशानी पेन ड्राइव वाली बात निखिल को भी बताती है, लेकिन निखिल उसे अश्विनी अटैक पर फोकस करने कहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक ईशानी के पास रसूल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। अब सबूत इकट्ठा करने के लिए ईशानी स्पेशलिस्ट से एक बार फिर से लोलाक के बुलेट वुंड एनालिसिस करने कहती है, ताकि इससे पता चल सके कि लोलार को किस तरह की गन से मारा गया था। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले कि वो कुछ पता कर पाती, ईशानी को किडनैप कर लिया जाता है। अगली सुबह पॉल केसर भारद्वाज को अरेस्ट करने टीम लेकर पहुंचता है, लेकिन केसर उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। मगर केसर को यह आइडिया नहीं था कि आगे डीजे की टीम उसका इंतजार कर रही थी। केसर के भागने से सीबीआई ऑफिस एक बार फिर से मुसीबत में पड़ जाती है और इस बार पॉल को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसी बीच निखिल नोटिस करता है कि ईशानी गायब है। सभी टीम मेंबर्स ईशानी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम देखते हैं कि किसी ने ईशानी को फांसी पर लटका के रखा है। यहीं पे तीसरा एपिसोड खत्म होता है। अब चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम एक लाइब्रेरी का सीन देखते हैं। एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स के साथ एआई रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने एक मॉडल बनाया था जो कि आने वाले कल का अनुमान लगा सके। उनके मॉडल में कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही थी, जिस कारण से वो लोग काफी परेशान थे। शुभ प्रोफेसर को बताता है कि उन्हें कल और आज यानी पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक बैलेंस बनाकर समय को देखना होगा, क्योंकि भविष्य का अनुमान लगाने के लिए बीता हुआ कल और आज का समय दोनों जरूरी है। शुभ भगवान ब्रह्म का एग्जाम्पल भी देता है जो समय को स्थिर करके भविष्य देख लेते थे। जाहिर सी बात है कि प्रोफेसर शुभ की बातों से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और उसे अपने एआई मॉडल रिसर्च का हिस्सा बना लेते हैं। हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले शुभ ने खुद ही इस प्रोफेसर के असिस्टेंट को मार डाला था ताकि आज यहाँ आकर इस प्रोग्राम में शामिल हो सके। अगले सीन में हम धर्मशाला में अनंत को देखते हैं, जिससे मिलने एक कपल आता है। इनका बेटा किडनैप हो गया था और ये लोग अनंत से मदद मांगने आए थे। अनंत सचमुच ही उस बच्चे का पता कर लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। आगे अनंत का इंटरव्यू लिया जाता है, जहां वो खुद को भगवान का शिष्य बताता है। इस पॉइंट पर देश विदेश के कई लोग अनंत से मिलने आने लग गए थे। आगे हम डीजे को देखते हैं जो एक बार फिर वृंदा से मिलने आता है। डीजे वृंदा को बताता है कि उनके लिए शुभ के बारे में जानकारी पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अश्विनी नक्षत्र के दिन हजारों लोगों को मारने वाला है। अब वृंदा ज्यादा कुछ तो नहीं
बता पाती, लेकिन उसका कहना था कि जाने से पहले शुभ किसी प्रोफेसर के बारे में बात कर रहा था जो कुछ ऐसा बना रहे हैं जिससे फ्यूचर बदल दिया जाएगा। तो इस पॉइंट पे कहानी में हम एक तरफ नैना और डीजे को देखते हैं जो केसर को लैब लेकर आए हैं। केसर डीजे का मजाक बनाता है क्योंकि वो शुभ के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाया है। डीजे केसर की मदद से डार्क वेब एक्सेस कर लेता है, लेकिन यहाँ अश्विनी नक्षत्र के बारे में काफी सारा डेटा मौजूद था और ये समझ पाना मुश्किल था कि असल में अटैक कहाँ होने वाला है। तभी लैब में डिवाइसेस अचानक फ्लिकर करती हैं और हम स्क्रीन पे शुभ को देखते हैं, वही असुर वाला मास्क पहने हुए। असुर डीजे से कहता है कि अब डीजे भी उसी की तरह बनने लगा है क्योंकि उसने भी इमोरल काम करना शुरू कर दिया है। वो डीजे को इस परिवर्तन के बदले एक की इन्फॉर्मेशन देने की बात कहता है। हम स्क्रीन पे हरिवंश सिन्हा नाम के आदमी की डिटेल्स देखते हैं जो असुर का अगला शिकार है। शुभ डीजे को ओपनली चैलेंज करता है कि अगर वो चाहे तो इस आदमी को बचा सकता है। इधर ईशानी को किडनैप किया है रसूल ने। रसूल ईशानी के सामने कन्फेस करता है कि उसने ही लोलार्क को मारा था। इसके बाद रसूल ईशानी को भी मरवा देता है। निखिल किसी तरह यहाँ पहुंचता है, लेकिन तब तक ईशानी की जान जा चुकी थी। अब तक निखिल को समझ आ गया था कि इसमें रसूल का हाथ है और वो रसूल से भिड़ जाता है। हालांकि टीम में कोई उसकी बात नहीं मानता। अब ईशानी की मौत से निखिल बुरी तरह से डिस्टर्ब था और वो खुद को इस बात के लिए ब्लेम करता है, लेकिन नुसरत उसे समझाती है कि उन्हें हर हाल में ईशानी को न्याय दिलवाने पे फोकस करना होगा। ना इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीबीआई को हरिवंश के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा था, सिवाय इसके कि वो एक बैंक में काम करता है, लेकिन उन्हें उस लड़की के बारे में पता चलता है जिसकी लाश पिछले दिन मिली थी। इस लड़की का नाम था शालिनी। पता चलता है कि शालिनी उसी कंपनी की एम्प्लॉय थी जहां वो पेसमेकर्स बनाए जाते थे। ये वही पेसमेकर्स थे जिसके कारण फर्स्ट एपिसोड में 3 लोगों की जान गई थी। ऑफिसर्स कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि शालिनी का हरिवंश या अश्विनी नक्षत्र के मिशन से क्या लेना देना होगा। शालिनी की दोस्त बताती है कि शालिनी विक्रम भल्ला नाम के एक आदमी को डेट कर रही थी और कुछ समय पहले उसने अपना जॉब छोड़ दिया था। इंस्टेड वो कोई फ्रीलांस का काम करने लगी थी। नाउ शालिनी के लैपटॉप में नैना को काफी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स मिलते हैं। वो निखिल को बताती है कि ये एल्गोरिदम्स ड्रोन अटैक और हाई लेवल एआई सिस्टम में यूज किए जाते हैं। इन चीजों को देखकर निखिल समझ जाता है कि शुभ कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। अब रसूल वाली बात नैना और डीजे को भी पता चलती है, जिसके बाद डीजे अपना फोकस बदलने का फैसला करता है। वो हरिवंश के डिटेल सीबीआई को दे देता है और खुद रसूल की हिस्ट्री पता करने में लग जाता है। डीजे के आदमी रसूल के गांव पहुंचते हैं जहां सरप्राइजिंगली उन्हें रसूल के माँ बाप मिलते हैं, लेकिन पता चलता है कि यह आदमी रसूल नहीं सुबेर है जिसने रसूल की जगह ले ली थी। डीजे रसूल और सुबेर के डीएनए मैच करवा के प्रूव कर देता है कि वो एक फ्रॉड था। वहीं तक स्पेशलिस्ट ने भी लोलार्क के वुंड्स का दोबारा एनालिसिस कर लिया था, प्रूविंग लोलार्क को रसूल ने उसी के गन से मारा था। फाइनली डीजे सीबीआई टीम से डायरेक्टली मिलने आता है। तो पहले एपिसोड की शुरुआत 11 साल पहले वाराणसी में होती है, जहां एक पंडित और उसका बेटा एक आदमी की पूजा में मदद कर रहे होते हैं और बोट में घर लौटते वक्त वो पंडित बोट से गिरकर मर जाता है। पंडित के मौत के बाद उसका बेटा अघोरियों के पास जाता है और इस सीन को देखकर ऐसा लगता है मानो उस लड़के को अपने पिता के खोने का कोई दुख नहीं था। खैर, सीन अब प्रेजेंट को शिफ्ट होती है, जहां निखिल नायर नाम का एक आदमी एफबीआई में फोरेंसिक साइंस का एक प्रोफेसर होता है, जिसके पास उसका दोस्त अर्जुन आकर उससे एक केस में उसकी मदद मांगता है। निखिल एक बहुत ही उम्दा फोरेंसिक एक्सपर्ट था और उसे उसके काम से काफ़ी लगाव था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ नैना कुछ खास खुश नहीं थी, क्योंकि निखिल अपने काम को अपनी फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था। मीनवाइल इंडिया में एक मास्क पहना हुआ आदमी एक औरत की बुरी तरह से हत्या कर देता है और वो बॉडी को कुत्तों के पास छोड़ आता है। निखिल को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स थे और निखिल इन्हें अपने दोस्त लोलार्क को भेज देता है, जो कि सीबीआई के लिए काम करता था। इस लोकेशन पर लोलार्क को एक बुरी तरह डिकम्पोज्ड बॉडी मिलती है जिस पर एक मास्क लगाया हुआ था। ऐसे कोऑर्डिनेट्स निखिल को 3rd टाइम मिले थे और पहली 2 बार भी कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करने पर सीबीआई को डेड बॉडीज ही मिली थी। इस केस पे सीबीआई के टॉप फोरेंसिक एक्सपर्ट धनंजय राजपूत और उनकी कलीग नुसरत काम कर रहे होते हैं, जो नोटिस करते हैं कि सारे डेड बॉडीज में राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को काट लिया गया है और किलर धनंजय राजपूत और डीजे को टॉन्ट करते हुए एक सीडी भेजता है जिसमें वो हिंदू मिस्टिसिज्म की बातें करता है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि निखिल पहले सीबीआई में काम करता था, पर वो डीजे की वजह से सीबीआई से रिजाइन कर चुका था। एनीवेज, लोलार्क को किलर के द्वारा इस्तेमाल की गई कार मिलती है और डीजे इसे इंस्पेक्ट करने जाता है, पर कार को खोलते ही कार में आग लग जाती है। डीजे अपने घर लौटता है, जहाँ उसे अपनी वाइफ संध्या के सेलफोन से टेक्स्ट आता है और उसने डीजे के लिए एक सरप्राइज भेजा था। डीजे को घर के बाहर एक एनवेलप मिलता है जिसमें एक पेन ड्राइव होती है और इसे प्ले करने पर डीजे देखता है कि सीबीआई को मिली रीसेंट बॉडी और किसी की नहीं बल्कि डीजे की वाइफ संध्या की ही थी। पहले एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
एपिसोड 2 की कहानी 18 साल पहले वाराणसी में होती है, जहां हम व्यूअर्स देखते हैं कि एक बच्चा अघोरियों के पास जाता है। इस बच्चे का नाम शुभ होता है, जिसे उसके पिता राधाचरण असुर कह के बुलाते थे, क्योंकि शुभ के पास मिराकुलस गिफ्ट्स थी, जैसे कि वो किताबों के पन्नों को देखकर ही सब पढ़ लेता था और उन्हें याद भी कर लेता था। शुभ की माँ उसके जन्म के बाद ही मर चुकी थी, जिसकी वजह से राधाचरण शुभ को असुर यानी दैत्य समझते थे। और दोस्तों, राधाचरण वही हैं जिनकी मौत पहले एपिसोड में बोट से गिरने पर पानी में डूबकर हुई थी। खैर, राधाचरण के इसी बर्ताव के कारण शुभ अपने पिता पर गुस्सा होता था और इसी गुस्से में वो एक कुत्ते को जलाकर मार डालता है। खैर, सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां डीजे किलर के भेजे हुए अपने वाइफ की मर्डर वीडियो को देखकर किलर पर बने हुए एक टैटू को नोटिस करता है। और इसी बीच केस को टेक ओवर करने निखिल भी यूएस से इंडिया आ जाता है। निखिल ये टैटू देखकर कहता है कि ये नागा ट्राइब का टैटू है। और दूसरी तरफ नागालैंड पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है, जिसके पास वही मास्क मिलता है जो कि किलर ने संध्या की डेड बॉडी के पास छोड़ा था। डीजे निखिल को बताता है कि संध्या का अफेयर चल रहा था और वो डीजे से डिवोर्स चाहती थी। मीनवाइल नुसरत नागालैंड जाती है ताकि वो बॉडी को इंस्पेक्ट करके एविडेंस कलेक्ट कर सके। सीबीआई में एक और बंदा होता है जिसका नाम रसूल था और वो हैकिंग का काम करता था। रसूल लोलार को बताता है कि सीसीटीवी फुटेज से ये पता चलता है कि किलर के पास संध्या के किचन की चाबी थी, और इतना ही नहीं, संध्या के कार में एक हिडन जीपीएस भी मिला था। एनीवेज, नागालैंड से मिले बॉडी को आइडेंटिफाई करने पे सीबीआई को पता चलता है कि इस आदमी का नाम लाल थनजारा था, जिसकी मौत किसी जहर से हुई थी। और ये वही है जिसने संध्या को मारा था, क्योंकि उसके बॉडी पर नागा ट्राइब का टैटू बना हुआ था। लाल की ऑटोप्सी के समय निखिल और नुसरत ये कंक्लूजन निकालते हैं कि किसी ने लाल का प्लान्ड मर्डर किया था। निखिल और नुसरत की बातों के दौरान नुसरत निखिल को बताती है कि संध्या की ऑटोप्सी के दौरान उसे पता चला था कि संध्या ने रिसेंटली अबॉर्शन किया था। ये सुनकर निखिल डीजे पे शक करने लगता है। और दूसरी तरफ रसूल को पता चलता है कि संध्या के कार में मिली जीपीएस और उसके फ़ोन का डायरेक्ट कनेक्शन डीजे के कंप्यूटर से है। जब सारे सबूत डीजे की तरफ इशारा करते हैं तो निखिल के कहने पर रसूल लाल की ट्रैवल हिस्ट्री चेक करता है और उससे पता चलता है कि लाल कुछ दिन पहले दिल्ली आया था और निखिल का मानना था कि लाल दिल्ली डीजे से मिलने आया था। निखिल लाल के घर मिले कैश को फिंगरप्रिंट्स के लिए भेजता है, जिसमें डीजे के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। इतना ही नहीं, लाल को आजमा था और उसके बॉडी के पास जो आजमा पंप मिला था उसमें बार्ब्यूट्रेट्स के सैंपल मिलते हैं। निखिल का मानना था कि ऐसे प्लान्ड मर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सपर्ट फोरेंसिक साइंस की ज़रूरत है और डीजे वॉज द बेस्ट इन हिज फील्ड। निखिल डीजे से बात करता है, पर डीजे कहता है कि कोई उसे फंसा रहा है। फाइनली सीबीआई के हेड शशांक डिसाइड करते हैं कि डीजे को अरेस्ट किया जाएगा और हम व्यूअर्स देखते हैं कि कोई डीजे और पूरी सीबीआई टीम पर नज़र रख रहा है, जिसके पास ढेर सारे कंप्यूटर्स हैं और इस बंदे के पास किलर का मास्क भी होता है। एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत 18 साल पहले वाराणसी में होती है, जहां शुभ के दादाजी नीलकंठ जोशी उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं और वहां डॉक्टर कहते हैं कि शुभ का आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई है। शुभ डॉक्टर को कहता है कि वो बड़ा बनकर असुर बनना चाहता है और उसकी ऐसी बातों को सुनकर डॉक्टर शुभ के दादाजी से कहते हैं कि उन्हें राधाचरण से बात करके समझाना होगा कि वो शुभ से ऐसी बातें ना करें। डॉक्टर का कहना था कि शुभ के पास ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं और शायद उसे हाइपरलेक्सिया है। मीनवाइल शुभ हॉस्पिटल के एक रूम में जाता है जहां उसे एक स्केलेटन मिलता है और वो गुस्से में अपने पिता के बारे में सोचता है और उस स्केलेटन के राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को तोड़ देता है। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां निखिल के फ़ोन पर 3 कोऑर्डिनेट्स आते हैं, जिसके लोकेशन ट्रेस करने पे पता चलता है कि ये कोलकाता के साल्ट लेक, दिल्ली के मार्केट और गुरुग्राम में सिकंदरापुर के हैं। पहले कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करने पर पुलिस को कोलकाता में एक आदमी की लाश मिलती है, जिसकी मौत उसके कार में ही हुई थी। किलर ने कार के एग्जॉस्ट पाइप को टैंपर कर दिया था, जिससे कार में गैस भर गई थी और उसी गैस से उस आदमी की मौत हुई। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि वो आदमी एक बहुत ही अच्छा इंसान था और ये बात सीबीआई टीम को कंफ्यूज करती है कि किलर रैंडम लोकेशन पे रैंडम विक्टिम्स को क्यों टारगेट कर रहा है। एनीवेज, जेल में डीजे एक पेन और पेपर मांगता है, पर उसे चौक मिलता है और वो जेल में ही किलर को एनालाइज करने लगता है। दूसरी तरफ कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करने के बाद पुलिस गुरुग्राम में एक ग्रेवयार्ड के पास पहुंचती है, जो कि सालों से यूज नहीं किया गया था।
सीबीआई टीम को भी दिल्ली मार्केट में एक कॉफिन मेकर का शॉप मिलता है, पर उसमें कुछ नहीं होता और वहाँ एक 9 आवर्स का टाइमर लगा हुआ था। निखिल रियलाइज करता है कि इस बार किसी जिंदा आदमी को दफनाया गया है और सीबीआई टीम कॉफिन ओनर के डिटेल्स निकालने लगते हैं। इसी बीच निखिल फिर से लाल के घर से मिले कैश को फिंगरप्रिंट्स के लिए टेस्ट करता है और वो नोटिस करता है कि नोट्स में डीजे के सिर्फ थंब के प्रिंट्स हैं पर इंडेक्स फिंगर के नहीं, और निखिल को शक होने लगता है कि कोई जानबूझकर डीजे को फ्रेम कर रहा है। खैर, सीबीआई टीम को कॉफिन के ओनर का नाम और एड्रेस पता चलता है और ओनर की वाइफ बताती है कि जॉर्ज कभी कभी ऐसे ही चला जाता है और फिर वापस घर आ जाया करता है। निखिल जॉर्ज के फ़ोन नंबर को ट्रैक करने के लिए कहता है और उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज की लास्ट लोकेशन ग्रेवयार्ड में थी। निखिल और उसकी टीम ग्रेवयार्ड पहुंच जाते हैं जहां उसे शक होता है कि शायद जॉर्ज वहां पर रखे एक कार में कैद है। कार को खोलने पर निखिल को जॉर्ज बेहोश और बंधा हुआ मिलता है और जब जॉर्ज को होश आता है तो वो कहता है कि उसने पिछली रात शैतान को देखा था जिसने एक मास्क पहना हुआ था। जॉर्ज का कहना था कि उस मास्क्ड आदमी ने जॉर्ज से उसकी फैमिली की सेफ्टी के बदले उसकी मदद मांगी थी, विच इज़ वाई जॉर्ज हेल्प्ड हिम। जॉर्ज ने उसके लिए एक 10 फीट का कॉफिन बनाया था जिसमें उस आदमी ने एक जिंदा आदमी को बेहोश करके बंद कर दिया था। अब निखिल समझ जाता है कि वो 9 आवर्स का टाइमर उस आदमी के लिए लगाया गया था जिसे किलर ने जिंदा बरी किया है, क्योंकि कॉफिन में ऑक्सीजन को खत्म होने में लगभग 9 घंटे ही लगेंगे। जॉर्ज निखिल से यह भी कहता है कि उस मास्क्ड आदमी ने जॉर्ज को बेहोश कर दिया था और उसे कॉफिन के लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता। तभी निखिल को जेल से डीजे का फोन आता है जो निखिल को बताता है कि वो खतरे में है क्योंकि किलर जानबूझकर निखिल को कोऑर्डिनेट्स भेज रहा है ताकि निखिल यूएस से इंडिया आ जाए, क्योंकि द किलर वांटेड समथिंग फ्रॉम निखिल। निखिल डीजे की बातों को इग्नोर करता है और जॉर्ज को घर भेज देता है। निखिल और उसकी टीम ग्रेवयार्ड में 10 फीट के कॉफिन को ढूंढने लगते हैं और निखिल को ग्रेवयार्ड में ड्रैग मार्क्स दिखते हैं। इस जगह को खोदने पर उन्हें एक कॉफिन मिलता है जिसे खोलने पर कुछ डिस्क्स कॉफिन से शूट होते हैं जो सभी को हिट करते हैं और इनसे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी उस कॉफिन से एक आदमी निकलता है जो कि ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ था और हम भी उसको पता चलता है कि शायद यही वो किलर है। अगले सीन में हम निखिल को देख पाते हैं और वो एक रूम में बेहोश पड़ा हुआ था। एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाती है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत 11 साल पहले होती है जहां हम देखते हैं कि शुभ और राधाचरण ने जिसके लिए पूजा की थी वो और कोई नहीं बल्कि डीजे थे। जब पुलिस को वाराणसी में राधाचरण की बॉडी पानी से मिली तो डीजे ने बॉडी देखकर यह कहा था कि राधाचरण की मौत डूबने से नहीं बल्कि जहर से हुई थी। जब डीजे ने शुभ से बात करने की कोशिश की तो शुभ बहुत ही अजीब बिहेव करता है और वो कर्मा के बारे में बातें करने लगता है। खैर, प्रेजेंट में हम व्यूअर्स देखते हैं कि निखिल लापता है और सीबीआई वाले उसे ढूंढ रहे हैं। इसी बीच निखिल की वाइफ और बेटी भी इंडिया आ चुके हैं और वो निखिल के लिए वरीड है। दूसरी तरफ जब निखिल को होश आता है तो फोन पर उसकी बात किलर से होती है और उनकी बातों से निखिल को पता चलता है कि किलर निखिल को यूएस से फॉलो कर रहा था। निखिल को किलर ने एक रूम में बंद कर रखा था और किलर निखिल को रिया और नैना के नाम से थ्रेटन करता है। दरअसल किलर चाहता था कि निखिल उसकी मदद करे ताकि वो अभिलाषा चंद्र नाम के एक न्यूरो साइंटिस्ट को मार सके। निखिल हेल्पलेस फील करता है और वो अपने फोरेंसिक साइंस के नॉलेज से किलर को अभिलाषा को मारने में हेल्प करता है। निखिल के प्लान के अनुसार किलर को अभिलाषा के टाइटेनियम टूथ कैप को आयरन टूथ कैप से बदलना होगा, क्योंकि अभिलाषा हर रोज अपने एक्सपेरिमेंट से पहले अपने मशीन्स खुद चेक करती है और आयरन टूथ कैप जब मशीन के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करेगा तो वो बुलेट जैसे फंक्शन करेगा। निखिल किलर से ये भी कहता है कि अगर वो बॉडी को पानी में डालेगा तो एविडेंस डाइल्यूट हो जाएगा और किलर ऐसा ही करता है। लोलार को इस बार कोऑर्डिनेट्स आते हैं जिसे फॉलो करने पर सीबीआई टीम को पानी में अभिलाषा की लाश मिलती है, पर क्योंकि ये एक अंडर वाटर क्राइम सीन था तो नुसरत डीजे की मदद चाहती है क्योंकि उनके पास ऐसे केसेस का एक्सपीरियंस नहीं था। लोलार को नुसरत अनऑफिशियली डीजे को जेल से निकलवा कर वहाँ लाते हैं और डीजे कहता है कि ये मर्डर निखिल ने प्लान किया है और इस मर्डर के थ्रू निखिल उन तक एक मैसेज पहुँचाना चाह रहा है। डीजे को ऐसा लगता है क्योंकि निखिल ने डीजे के साथ जो पहला केस सीबीआई ज्वाइन करने के बाद सॉल्व किया था वो असल में एक अंडर वाटर क्राइम सीन में हुआ था। एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाती है।
एपिसोड 5 की शुरुआत 10 साल पहले वाराणसी में होती है, जहां शुभ को अरेस्ट करके जेल में डाला जाता है और जेल में शुभ अपने मिस्टिसिज्म का ज्ञान जेल के कुछ कैदियों को देता है। जेल में शुभ के कुछ फॉलोअर्स बनने लगते हैं और उनका एक रिलीजियस कल्ट बन जाता है जिसमें लोग ब्लड सैक्रिफाइसेस इत्यादि देने लगते हैं। प्रेजेंट में निखिल किलर से रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे के थ्रू सिगरेट्स मांगता है क्योंकि उसके विड्रॉल सिम्टम्स शुरू होने लगे थे, पर किलर निखिल को कुछ पैरासीटामोल के टैबलेट्स देता है। किलर आकर निखिल से उस कमरे में मिलता भी है और निखिल उसे एनालाइज करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ डीजे जेल में केसर नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर था और केसर को हिंदू माइथोलॉजी की काफ़ी नॉलेज होती है। सीबीआई के चीफ शशांक ने अनऑफिशियली डीजे को केस पर वापस डाल दिया था और डीजे जेल में ही केस पर काम करने लगता है। डीजे के टीम में समर्थ नाम का एक यंग साइकोलॉजिस्ट भी शामिल होता है जो विक्टिम्स के बीच लिंक ढूंढने के लिए उनके हॉरोस्कोप्स मैच करने के लिए सजेस्ट करता है। मीनवाइल रिया और नैना के लिए पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है और लोलार केस पर इन्वेस्टिगेट करते हुए यशवंत नाम के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से मिलता है जिससे उसे शुभ के बारे में पता चलता है। यशवंत लोलार को बताता है कि शुभ ने अपने पिता की हत्या की थी, पर जेल में 2008 में एक फायर की वजह से उसकी और 3 कैदियों की मौत हो गई थी। जब लोलार्क डीजे को शुभ के बारे में बताता है तो डीजे के उस केस के बारे में याद आता है। दोस्तों, जब 10 साल पहले शुभ को अरेस्ट किया गया था तो शुभ ने डीजे को टॉन्ट करते हुए एक तरह से थ्रेटन किया था और डीजे को शक होने लगता है कि शुभ जिंदा है और वही ये मर्डर्स कर रहा है। दूसरी तरफ निखिल उस रूम में टीवी के थ्रू एनालॉग सिग्नल के ट्रांसमिशन की मदद से अपनी लोकेशन को जानने की कोशिश करता है और तभी किलर निखिल को अपना नेक्स्ट टारगेट की पिक्चर और डिटेल्स भेजता है जो कि काफ़ी फेमस बंदा था। एपिसोड 5 की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो एपिसोड 6 की कहानी 1 साल पहले कोल्हापुर में शुरू होती है, जहां एक बूढ़ा पेंटर एक असुर काली की पेंटिंग बना रहा होता है और वो अपने पोते को माइथोलॉजी की कहानियां सुनाता है। जब उसका पोता सोने चला जाता है तब एक मास्क्ड आदमी आकर उस पेंटर की हत्या कर देता है और वो किलर किसी मैसेज की बातें करता है। खैर, सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां किलर निखिल को आदित्य जलान नाम के एक अमीर बंदे को मारने की प्लानिंग करने का असाइनमेंट देता है, पर निखिल का कहना था कि आदित्य को मारना इम्पॉसिबल है क्योंकि इसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। दूसरी तरफ डीजे इंडोनेशिया के एक टीचर से बात करता है जो कि डीजे को उस मास्क के बारे में बताते हैं और हमें पता चलता है कि ये मास्क एक बैलिनीज मास्क है जो कि डेविल को सिंबलाइज करता है। नुसरत भी शुभ के पुराने फोटो पर एज प्रोग्रेशन अप्लाई करके उसके प्रेजेंट शक्ल को सॉफ्टवेयर के थ्रू कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही होती है और लोलार्क शुभ के पास्ट को इन्वेस्टिगेट करते हुए शुभ के दादाजी नीलकंठ जोशी के पास पहुंचता है। नीलकंठ जोशी लोलार्क को शुभ के स्केचबुक्स दिखाते हैं जिसमें शुभ ने बचपन में शैतान, असुर इत्यादि के ड्राइंग्स बनाए थे। नीलकंठ जोशी लोलार्क को बताते हैं कि उनके बेटे राधाचरण को एक ऐसा बेटा चाहिए था जो देवों के नक्षत्र में पैदा हुआ हो और इसीलिए वो अपने अजन्मे बेटे की कुंडली बनाकर अपनी बीवी सविती के प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दुर्घटना की वजह से शुभ का जन्म तारीख से पहले हो गया और क्योंकि शुभ का जन्म असुरों के नक्षत्र में हुआ था तो राधाचरण शुभ को असुर मानते थे। शुभ के दादाजी लोलार्क को दिति, अदिति और ऋषि कश्यप की कहानी सुनाते हैं जिससे प्रेरित होकर राधाचरण ने अपने बेटे के जन्म को कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। इस मिथिकल कहानी के हिसाब से दिति और अदिति दोनों ऋषि कश्यप की बीवियां थी, पर अदिति के पुत्र देव बने तो दिति के संतान दैत्य और ये सब भिन्न नक्षत्र में पैदा होने के कारण हुआ था। दूसरी तरफ डीजे केसर से बात करता है और केसर डीजे को बताता है कि सुर असुर एक कॉन्सेप्ट है क्योंकि ह्यूमन माइंड में गुड और इविल दोनों हैं और ये डिपेंड करता है कि वो अच्छे काम करके सुर बनना चाहता है या बुरे काम करके असुर। इसके अलावा केसर अब तक के सारे मर्डर्ड विक्टिम्स की हॉरोस्कोप देखकर ये बताता है कि सारे लोग धनिष्ठ नक्षत्र में पैदा हुए थे और सबकी कुंडलियों में ये लिखा गया था कि वो दुनिया में बहुत अच्छे काम करेंगे। रसूल डीजे से कहता है कि नेशनल इन्फोमेट्रिक सेंटर के डेटाबेस में सारे लोगों के बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम इत्यादि स्टोर रहता है जिसे यूज करके किलर धनिष्ठ नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को ही मार रहा है और ये सुनकर डीजे निखिल की वाइफ नैना से इसे हैक करने के लिए बोलता है।
नैना एनआईसी के डेटाबेस को हैक करने में सक्सेसफुल हो जाती है और रिकॉर्ड्स को देखकर डीजे इंट्यूटिवली कहता है कि अगला टारगेट आदित्य जलन होगा, क्योंकि वो एक फेमस बंदा है और किलर को अगर अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है तो वो किसी फेमस आदमी को टारगेट करेगा। इसके अलावा आदित्य रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी चर्चित था क्योंकि उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी चैरिटी में दे दी थी और इससे ये पता चलता है कि आदित्य एक बहुत ही अच्छा इंसान था और किलर ऐसे ही लोगों को टारगेट करता है। दूसरी तरफ निखिल को टीवी के एनालॉग सिग्नल की ट्रांसमिशन से अपनी लोकेशन पता चल गई थी और उसे मालूम पड़ चुका था कि वो दिल्ली में ही कहीं है। निखिल आदित्य को मारने में किलर की मदद भी करता है और एक प्लान बनाता है। मीनवाइल डीजे और सीबीआई टीम आदित्य को वार्न करने की कोशिश करते हैं, पर आदित्य उनकी बातों को इग्नोर करता है। डीजे और उसकी टीम को किलर का फ़ोन आता है और वो डीजे से कहता है कि वो आदित्य को 12 बजे उसकी इंगेजमेंट पार्टी में मार डालेगा। डीजे आदित्य की सिक्योरिटी बढ़ा देता है और रसूल को सिक्योरिटी टीम में डालता है। पार्टी में आदित्य को कुछ भी बिना टेस्टिंग के नहीं दिया जाता, पर निखिल को पता था कि सिक्योरिटी टाइट होगी, इसलिए उसने किलर को एक बॉम्ब के थ्रू डिवर्जन बनाने के लिए कहा था। ये बॉम्ब एक टॉय ट्रक में था जिसे सिक्योरिटी ट्रेस कर लेती है और उस टॉय ट्रक को फ्रीजर में डाल देती है टू कंटेन द एक्सप्लोजन के बाद सब रिलैक्स्ड हो जाते हैं और तभी अचानक से लाइट चली जाती है और लाइट के वापस आने पर सब आदित्य को मरा हुआ पाते हैं, जिसकी सभी विक्टिम्स की तरह राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर कटी हुई थी। आदित्य की बॉडी को देखकर सब डर जाते हैं और उसकी डेड बॉडी को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे जहर देकर मारा गया है। एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाती है। एपिसोड 7 की शुरुआत 10 साल पहले एक जेल में होती है जहां शुभ और निखिल की मुलाकात होती है और शुभ को निखिल काफी पसंद आने लगता है क्योंकि निखिल शुभ से काफी अच्छे और इज्जत से बात करता है। निखिल का शुभ के लिए कॉम पैशन देखकर शुभ को अच्छा लगता है क्योंकि शुभ को बचपन से ही राधाचरण ने सिर्फ नफरत ही किया था। खैर, सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां आदित्य की ऑटोप्सी से ये पता चलता है कि उसे अल्सर था और इसीलिए वाइन में मिला न्यूरोटॉक्सिन डायरेक्टली खून में मिलने के कारण आदित्य की तुरंत ही मौत हो गई। पर क्योंकि पार्टी में बाकी लोगों को अल्सर नहीं था और न्यूरोटॉक्सिन उनके खून में नहीं मिला था तो उन पर कोई असर नहीं हुआ। ऑटोप्सी में 2 और केमिकल्स भी मिलते हैं और डीजे को लगता है कि ये 2 एक्स्ट्रा केमिकल्स निखिल ने उनके लिए मैसेज के तौर पे यूज़ किया है। दूसरी तरफ निखिल की किलर से जब बात होती है तो वो मिस्टिसिज्म से रिलेटेड बातें करता है और निखिल को शुभ के केस की याद आती है। इस कॉन्वर्सेशन के बाद निखिल को ऐसा लगने लगता है कि ये किलर और कोई नहीं बल्कि शुभ जोशी है। मीनवाइल केसर डीजे को किलर को समझने में मदद करता है और वो कहता है कि किलर खुद को किसी प्रकार का मिथिकल डीमन समझता है और वो ये सब मर्डर्स करके विष्णु को कल्कि के रूप में अवतरित होने के लिए मैसेज भेज रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो उस बूढ़े पेंटर को मारते वक्त किलर किसी मैसेज के बारे में बातें कर रहा था और असल में वो इन अच्छे लोगों को मारकर विष्णु को कल्कि के रूप में जन्म लेने के लिए मजबूर करना चाहता था। इतना ही नहीं, जब केसर शुभ का हॉरोस्कोप चेक करता है तो उसे पता चलता है कि शुभ की कुंडली कली नाम के एक असुर से मिलती है और ये सब जानकर डीजे और भी श्योर होने लगता है कि शुभ जिंदा है और वही किलर है। इसी बीच लोलार के एक लैंग्वेज एक्सपर्ट के पास जाकर केसर के मोटिवेशनल पॉडकास्ट और उसके जेल के स्पीचेस के रिकॉर्डिंग्स को स्टडी करने के लिए देता है और उनसे ये पता चलता है कि ये एक्चुअली 2 इंसान हैं, यानी कि केसर के पॉडकास्ट वो खुद नहीं बल्कि कोई और रिकॉर्ड करता है और ये बात जानकर लोलार को केसर पे शक होने लगता है। मीनवाइल सीबीआई टीम को एनआईसी के हैक डेटाबेस से पता चलता है कि किलर ने अगले विक्टिम को चुन लिया है जिसका नाम राधिका और नीरज होता है। राधिका एक जर्नलिस्ट थी और नीरज एक लेफ्टिस्ट और उनके मर्डर से लोगों में और अफरा तफरी मच जाती, इसीलिए उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। इसी बीच किलर से रिक्वेस्ट करने के बाद निखिल किलर को नैना से फ़ोन पर बात करने के लिए अलाउ करता है, जिसमें निखिल अजीब तरीके से बात करता है और नैना इसे रिकॉर्ड करके डीजे को सुनाती है। डीजे ये सुनकर कहता है कि निखिल उन्हें मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो ये था कि वो कहीं और नहीं बल्कि यहीं दिल्ली में है। डीजे को आदित्य के बॉडी से मिले वो 2 एलिमेंट्स याद आते हैं और वो उनके एटॉमिक वेट्स नोट करता है। जब इन नंबर्स को सर्च किया जाता है तो डीजे को पता चलता है कि ये एक जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं और सीबीआई की टीम इस एरिया में निखिल को ढूंढने के लिए जाते हैं। डीजे एनआईसी के डेटाबेस को बंद करने की परमिशन चाहता है ताकि वो किलर को नेक्स्ट विक्टिम्स ढूंढने से रोक सके, पर अथॉरिटीज इस बात को नहीं मानते। मीनवाइल लोलार्क डीजे को केसर के सीरीज के बारे में बताता है और अब डीजे को केसर पे शक होने लगता है। किलर एनआईसी के डेटाबेस को फिर से यूज करता है और ओमार सैयद नाम के एक मुस्लिम क्लर्क को टारगेट करता है और इस बात का नोटिफिकेशन नैना को आता है क्योंकि नैना ने डेटाबेस में एक ट्रैकर लगा दिया था।
जब ये बात नैना डीजे को बताती है तो डीजे नैना से उसका नाम डेटाबेस में डालने के लिए कहता है, क्योंकि डीजे को लगता है कि अगर किलर शुभ है तो वो डेटाबेस में डीजे का नाम देखकर उसे टारगेट ज़रूर करेगा। नैना न चाहते हुए भी डीजे का नाम डेटाबेस में ऐड कर देती है और किलर जब डेटाबेस को नेक्स्ट टाइम यूज़ करता है तो वो डीजे को अपना नेक्स्ट टारगेट बनाता है। किलर डीजे की फोटो और उसके डिटेल्स निखिल को भेजता है ताकि निखिल डीजे का मर्डर प्लान कर सके। इसी दौरान सीबीआई और पुलिस डीजे के बताए कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करके एक एरिया में पहुंचते हैं जहां उन्हें कई खाली और पुरानी बिल्डिंग्स मिलती है। इनमें से एक बिल्डिंग में उन्हें काफ़ी कंप्यूटर और मशीन्स मिलते हैं और तभी वहां किलर आकर उन पुलिस वालों को शूट कर देता है। एपिसोड 7 की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब असुर वेब सीरीज की फाइनल एपिसोड की कहानी 10 साल पहले शुरू होती है, जहां हम निखिल और डीजे को शुभ के केस के बारे में बहस करते देखते हैं। असल में शुभ एक जुवेनाइल था, पर डीजे ने उसकी बर्थ सर्टिफिकेट फैब्रिकेट करके उसे 18 ईयर्स का साबित कर दिया था, जिसकी वजह से शुभ को जेल भेजा गया, वरना वो जुवेनाइल होम जाता। और इस बात से निखिल परेशान था, क्योंकि एक तो ऐसा करना गलत है और दूसरी बात ये कि जेल भेजने से शुभ के साइकी पर गलत असर पड़ता, क्योंकि शुभ अभी भी काफ़ी छोटा था। पर डीजे का कहना था कि शुभ बहुत डेंजरस है और उसने अपने पिता को जहर देके मार दिया है। ऐसे इंसान का सोसाइटी में रहना सेफ नहीं है। इसी बात से निखिल सीबीआई से रिजाइन करके यूएस चला गया था और वहां एफबीआई में प्रोफेसर के तौर पर नौकरी करने लगा था। खैर, सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां नीरज, राधिका और ओमर मिसिंग थे और किलर ने उन्हें एक कंटेनर में बंद कर दिया है, जिसमें उनके सर्वाइवल के लिए उतना ही ऑक्सीजन है जिससे वो 3 लोग 12 घंटे तक सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरी तरफ डीजे रसूल और लोलार को केसर के घर भेजता है और नैना को रिसर्च करने पे पता चलता है कि केसर का 2008 से पहले कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। इसके अलावा केसर ने अपना फेक बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाया था और इस बात से डीजे को लगने लगता है कि केसर ही शुभ है। मीनवाइल किलर निखिल को रिया के नाम से थ्रेटन करता है, जिसके बाद निखिल किलर को डीजे को मारने का प्लान बता देता है और किलर प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी करने लगता है। इसी बीच निखिल खुद को हर्ट करता है और वो किलर से कहता है कि उसे नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, जिसके बाद किलर निखिल को 1 गिलास पानी ला कर देता है। निखिल पानी को फेंक देता है और वो किलर के द्वारा दिए गए पैरासीटामोल टैबलेट्स को क्रश करके एक पाउडर बनाता है। इस पाउडर को निखिल ग्लास के ऊपर ब्लो करके एक प्लास्टिक शीट की मदद से ग्लास पर से किलर की फिंगरप्रिंट्स निकाल लेता है और इसकी मदद से निखिल उस कमरे के लॉक को खोलकर वहां से बाहर निकल जाता है। रूम से बाहर आकर निखिल देखता है कि वहाँ ढेर सारे मशीन्स और कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड हैं और किलर का कोई अता पता नहीं, जो कि डीजे को मारने के लिए जेल जा चुका था। मीनवाइल लोलार्क रसूल के हाथ पे एक बर्न मार्क देखता है और लोलार्क को रसूल पे शक होने लगता है। दूसरी तरफ किलर जेल जा पहुंचता है, जहां वो दूसरे कैदियों के साथ बॉल से खेलने लगता है और जब बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती है तो हम देखते हैं कि एक आदमी आकर उस बॉल को एक्सचेंज कर देता है। इस नए बॉल के अंदर बॉम्ब बनाने का सामान होता है, जिसकी मदद से किलर बॉम्ब बनाकर जेल में डाइवर्जन क्रिएट करना चाहता था और किलर इसी तैयारी में लग जाता है। नैना केसर को एक फिटबिट के थ्रू ट्रैक कर लेती है और उस लोकेशन पे लोलार्क और रसूल पहुंचते हैं, जहां उन्हें केसर एक कार के अंदर मिलता है। सीबीआई टीम केसर को अरेस्ट करती है और तभी लोलार्क को एक कॉल आता है जिसमें उसे एक लीड मिलती है और रसूल लोलार्क के साथ जाना चाहता है। इसी बीच कंटेनर में कैद राधिका, नीरज और ओमर लड़ने लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कंटेनर में अचानक से गिर जाता है और टाइमर भी तेजी से चलने लगता है। खैर, कार में लोलार्क रसूल से कुछ सवाल जवाब करता है और रसूल के पास्ट के बारे में पूछता है। लोलार्क रसूल से उसके एक फ्रेंड से बात कराने के लिए भी कहता है, पर उसे रसूल के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता। दरअसल दोस्तों, अगर आपको याद हो तो लोलार्क को पता चला था कि 2008 में जेल में आग लगने के कारण रिकॉर्ड्स में यह लिखा था कि शुभ और 3 कैदी जलकर मारे गए थे। तो जब लोलार्क रसूल के हाथ में बर्न मार्क देखता है तो उसे लगने लगता है कि रसूल ही शुभ है, पर जब कुछ प्रूफ नहीं मिलता तो वो रसूल से माफी मांगता है। रसूल बहुत ही कोल्डली बिहेव करता है और वो कहता है कि जो लीड लोलार्क को मिला था वो इस रास्ते में है, और ये बात सुनकर लोलार्क शॉक हो जाता है, क्योंकि रसूल को लीड के बारे में नहीं पता था। मीनवाइल किलर जेल में बॉम्ब प्लांट कर देता है और बॉम्ब के एक्सप्लोजन से चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच निखिल जेल अथॉरिटीज को फोन करके वार्न करता है, पर सभी वहां पे पैनिक स्टेट में थे, क्योंकि वहां अभी जस्ट एक एक्सप्लोजन हुई थी। किलर पुलिस वालों को मार देता है और डीजे के पास आ पहुंचता है, पर डीजे किलर को टैकल करने में सक्सेसफुल होता है और वो उसे एक चेयर पर बांध देता है। किलर और डीजे के कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि शुभ अकेला नहीं है, बल्कि उसके कई साथी हैं। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो शुभ ने जेल में एक रिलीजियस कल्ट बना लिया था और मेरा मानना है कि ये किलर शुभ का एक स्टूडेंट है।
डीजे इस किलर को इंजर कर देता है और तभी डीजे को सीबीआई चीफ का मैसेज आता है कि सीबीआई टीम ने केसर को पकड़ लिया है। डीजे केसर को ट्रुथ सीरम देकर उससे क्वेश्चनिंग करता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रसूल और लोलार्क निखिल को कैद किए जाने वाली जगह पर पहुंचते हैं। तभी लोलार्क की नज़र रसूल के बैग से गिरे एक नोटबुक पर पड़ती है जिसमें लोलार्क को वैसे ही स्केचेस मिलते हैं जैसे कि शुभ के स्केचबुक से मिले थे। रसूल लोलार्क पर प्रहार करता है और उसे एक चेयर में बांध देता है। रसूल लोलार्क को बताता है कि बचपन में एक टीचर ने उसे फेल कर दिया था जिसकी वजह से रसूल ने उसकी जान ले ली थी और इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान रसूल लोलार्क को बताता है कि उसने उसे पॉइजन दे दिया है। मीनवाइल निखिल एक न्यूज़ चैनल पर राधिका, नीरज और उमार को कंटेनर में सफोकेट करते देखता है और निखिल नुसरत को फ़ोन करता है। तभी केसर डीजे को टॉन्ट करता है और डीजे रिवील करता है कि कैसे उसने शुभ के एज को फैब्रिकेट करके उसे जेल में डाला था और ये सब कुछ रसूल और लोलार्क कंप्यूटर्स के थ्रू देखते हैं। केसर डीजे से कहता है कि अगर वो 3 पॉइजन पिल्स खा लेगा तो हर एक पिल के बदले केसर डीजे को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा जिससे सीबीआई राधिका, ओमर और नीरज तक पहुंच पाएंगे। डीजे केसर की बात मान लेता है और एक पिल खा लेता है जिससे केसर एक फैक्ट्री का नाम बताता है। डीजे निखिल को फ़ोन करके इस फैक्ट्री का नाम बताता है और निखिल उस लोकेशन पर जाता है। डीजे रसूल को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर रसूल का फ़ोन स्विच्ड ऑफ आता है। डीजे की हालत ख़राब होने लगती है पर वो सेकंड पिल ले लेता है और केसर डीजे को कंटेनर की लोकेशन बताता है जो कि फैक्ट्री के सी विंग में था। डीजे जैसे तैसे निखिल को कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन देता है और निखिल कंटेनर तक पहुंच जाता है। तभी कंटेनर के अंदर राधिका, ओमर और नीरज एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और नीरज राधिका को मारना चाहता है ताकि उसके मरने से उन्हें कुछ देर के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल जाए। कंटेनर के बाहर निखिल लॉक को खोलने की कोशिश करता है और तभी सीबीआई की एक टीम और नैना वहां आ पहुंचते हैं। नैना लॉक को डिकोड करने की कोशिश करती है और ये सब रसूल और लोलार्क कंप्यूटर्स के थ्रू देख पाते हैं। रसूल नैना को लॉक को डिकोड करने की कोशिश करते देख डर जाता है और वो नैना को फ़ोन लगाता है। रसूल वॉइस मॉडिफायर की मदद से बात करता है जिसकी वजह से उसकी असली आवाज़ सुनाई नहीं देती और रसूल निखिल से बात करना चाहता है। रसूल निखिल से कहता है कि वो नैना को लॉक पर काम करना बंद करने को कहे और निखिल नैना को रोक लेता है। इसके बाद रसूल निखिल को बताता है कि आइदर वो राधिका, नीरज और उमार को बचा सकता है या फिर रिया को। रसूल यहाँ सुर असुर की बात करता है और निखिल रिया को सैक्रिफाइस कर देता है। दूसरी तरफ केसर भी डीजे से सुर असुर की बात कहता है पर डीजे 3rd पिल लेकर खुद को सैक्रिफाइस करने को राजी हो जाता है। डीजे और निखिल केसर और रसूल की बात को रॉन्ग प्रूव कर देते हैं और वो ये साबित करते हैं कि वो असुर नहीं है। रसूल कंटेनर का दरवाज़ा एक प्रोग्राम के थ्रू खोल देता है और वो काफ़ी गुस्सा होता है। लोलार्क रसूल को टॉन्ट करता है और वो कहता है कि शुभ हार गया और रसूल उसे गुस्से में शूट कर देता है। दूसरी तरफ डीजे के लिए डॉक्टर्स आ जाते हैं और हम देखते हैं कि रिया की बेबी सीटर उसे खाने में जहर डाल देती है जिससे रिया की मौत हो जाती है। मीनवाइल कंटेनर से बाहर निकलकर राधिका नीरज को पुलिस की गन से शूट कर देती है और नैना एंड निखिल को उनके घर पर रिया की डेड बॉडी मिलती है। केसर सीबीआई के कस्टडी में रहता है और सीबीआई को लगता है कि केसर ही शुभ है। इसके अलावा डीजे को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और नैना निखिल को छोड़कर चली जाती है। 2 वीक्स बाद डीजे निखिल से मिलता है और निखिल डीजे को उसकी बेटी और बाकी सब के लिए ब्लेम करता है क्योंकि अगर डीजे ने शुभ के साथ गलत नहीं किया होता तो शायद ये सब नहीं होता। रसूल आकर निखिल को ले जाता है और जब रसूल पलट कर डीजे की तरफ देखता है तो दोनों एक इंटेंस आई लॉक शेयर करते हैं